हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूट्राइन फाइब्रॉइड। देखिए, हमको यूट्राइन फाइब्रॉइड में पढ़ना क्या क्या है, यूट्राइन फाइब्रॉइड के कितने टाइप्स होते हैं और यूट्राइन फाइब्रॉइड के क्या साइन सिम्टम होते हैं, इसका क्या रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, और लास्ट में इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के क्या क्या मैनेजमेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से। ठीक है, देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है। देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है, देखिए अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइब्रॉइड क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो फाइब्रॉइड, जो फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रॉइड, ठीक है, फाइब्रॉइड जो होता है बिनाइग्न ट्यूमर होता है। कैसा ट्यूमर होता है? बिनाइग्न ट्यूमर होता है। ठीक है, और यह बना होता है स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, देखिए ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइग्न ट्यूमर एक बिनाइग्न ट्यूमर होता है, और दूसरा होता है आपको, देखिए पहला बिनाइग्न होता है, बिनाइग्न, और दूसरा होता है आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, ये डेंजरस होता है। ठीक है, लेकिन जो बिनाइग्न ट्यूमर होता है उतना नहीं खतरनाक होता है। ठीक, तो फाइब्रॉइड का ऐसा ट्यूमर होता है बिनाइग्न ट्यूमर, ना कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो फाइब्रॉइड इज ए बिनाइग्न ट्यूमर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यूट्रस के नॉर्मल टिश्यू के अलावा अगर बिनाइग्न ट्यूमर ग्रोथ होने लगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड के, टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद यूट्राइन फाइब्रॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड दो होते हैं, पहला आपके पास होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड और दूसरा होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, अब देखिए जो मतलब यूट्रस में ग्रोथ होगा फाइब्रॉइड उसको क्या बोलेंगे? यूट्राइन फाइब्रॉइड, और जो यूट्रस के अलावा कहीं और ग्रोथ होगा फाइब्रॉइड तो उस फाइब्रॉइड को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, यूट्रस के ग्रोथ फाइब्रॉइड डेवलपमेंट। ठीक है, और यूट्रस के अलावा कहीं दूसरे जगह पर ग्रोथ करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उस फाइब्रॉइड को एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड। देखिए एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसे सर्वाइकल फाइब्रॉइड हुआ, ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड हुआ। ठीक है, और यूट्राइन फाइब्रॉइड जो यूट्रस में ग्रोथ करेगा। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड कौन सा आता है, तो आपको क्या लिखना है? यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड तो वहाँ सर्वाइकल फाइब्रॉइड होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड, तो वहाँ पर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड लिखना है। अब मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड तो वहाँ पर लिखना है सर्वाइकल फाइब्रॉइड। ठीक है, अब देखिए फाइब्रॉइड दो तरह का हुआ, यूट्राइन फाइब्रॉइड, नॉन एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तो थ्री टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड में पहला होता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, दूसरा होता है आपको सब म्यूकस फाइब्रॉइड, और तीसरा होता है सब सीरस फाइब्रॉइड। ठीक है, देखिए यूट्रस का 3 लेयर होता है, ये मान लीजिए ये मेरे पास यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस हुआ, यूट्रस है, ये यूट्रस है ना, तो सॉरी रुकिए एक मिनट, देखिए यूट्रस का जो ये अंदर वाला लेयर होता है ना, यूट्रस का ये अंदर वाला लेयर, ठीक है, यूट्रस का अंदर वाला जो लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। इसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो बीच वाला लेयर होता है ना, जो बीच वाला ये वाला लेयर, इसको मायोमेट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। आज जो बाहर वाला लेयर होता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेरीमेट्रियम। ठीक है, देखिए आउटर लेयर कौन सा होता है? पेरीमेट्रियम। इनर लेयर इंडोमेट्रियम। ठीक है, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम। अब देखिए
अगर फाइब्रॉइड कहाँ ग्रोथ होगा, मायोमेट्रियम में। कहाँ ग्रोथ होगा, मायोमेट्रियम। तो उस फाइब्रॉइड को क्या बोलेंगे, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। देखिए मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, बीच वाला है, तो बीच वाले को हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, इंटरस्टिशियल बोलते हैं ना। तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, इंट्राम्यूरल से या इंटरस्टिशियल से, ठीक है। तो मिडिल लेयर म्यूरल होता है, इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल, ठीक है। अब दूसरा होता है सब म्यूकस, ठीक है। सब म्यूकस, देखिए सब म्यूकस मतलब वो फाइब्रॉइड जो इंडोमेट्रियम में डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, सब म्यूकस, ठीक है। तो फाइब्रॉइड जो कहाँ डेवलप होगा, इंडोमेट्रियम में। इंडोमेट्रियम अंदर वाला लेयर, ठीक है। इंडोमेट्रियम अंदर वाला लेयर में डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, सब म्यूकस फाइब्रॉइड, ठीक है। और वह लेयर जो कहाँ डेवलप होगा, पेरीमेट्रियम, उसको बोलेंगे सब सीरस लेयर, ठीक है। पेरीमेट्रियम लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरस लेयर, ठीक है। पेरीमेट्रियम लेयर को और हम लोग क्या बोलते हैं, सीरस लेयर। था आप लोग उससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड 3 टाइप का होता है। जो इंडोमेट्रियम में डेवलप करता है उसको सब म्यूकस, और जो मिडिल लेयर में सब म्यूरल या इंटरस्टिशियल, और जो पेरीमेट्रियम डेवलप करता है सब सीरस लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सब सीरस में और सब म्यूकस में, ठीक है। सब सीरस और सब म्यूकस ये दोनों में अगर डेवलप होगा तो इसको पेडुंकुलेटेड और नॉन पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। देखिए यदि सब सीरस और सब म्यूकस ये दोनों लेयर में, मतलब पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम में, ठीक है, अगर स्टॉक पाया जाता है और उस स्टॉक पे फाइब्रॉइड होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड। अगर स्टॉक नहीं पाया जाता तो उसको बोलेंगे नॉन पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास फाइब्रॉइड है, ठीक है, यहाँ फिगर में देखिए, ये मान लीजिए मेरा यूट्रस का लेयर है, ठीक है। ये क्या है, यूट्रस का लेयर है, देखिए ये इसी के ऊपर पाया गया, ठीक है। इसमें कोई स्टॉक नहीं पाया जाए। जो फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड डायरेक्ट इस लेयर से चिपका हुआ था, इसको क्या बोलेंगे, नॉन पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड, ठीक है, नॉन पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड। ये देखिए इस वाले को, ये फाइब्रॉइड तो है लेकिन फाइब्रॉइड कहाँ पर है, स्टॉक पर पाया गया है, ठीक है। तो ये फाइब्रॉइड कहाँ पाया गया, स्टॉक पर, तो इसको क्या बोलेंगे, पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड। अब देखिए फाइब्रॉइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए फाइब्रॉइड जो होता है स्मूथ मसल्स और कनेक्टेड टिश्यू का बना होता है, ये तो हम लोग शुरू में ही देख लिए थे। तो इसका आउटर जो कवरिंग होता है ना, वो सूडो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो आउटर कवरिंग इसका कैसे होता है, फाइब्रॉइड का जो आउटर कवरिंग होता है ये क्या होता है, सूडो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये फाइब्रॉइड स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का बनता है। आउटर कवरिंग इसका कैसा होता है, सूडो मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये फाइब्रॉइड है, ठीक है। तब फाइब्रॉइड का ये कौन सा लेयर, कौन सा पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है ना, ये सब पेरिफेरल पार्ट है, ठीक है। बाहर वाला पेरिफेरल हुआ, अंदर वाला क्या हुआ, सेंट्रल पार्ट हुआ। तो देखिए जब फाइब्रॉइड होता है ना, तो फाइब्रॉइड का अगर ब्लड सप्लाई होता है तो पेरिफेरल पार्ट पर ज़्यादा होता है। कहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, पेरिफेरल पार्ट पर, ठीक है। तो ये पेरिफेरल पार्ट है तो यहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, और सेंटर पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। यही कारण कि अगर डिजेनरेशन स्टार्ट होता है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट से। कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट से, क्योंकि सेंट्रल में कोई ब्लड जा ही नहीं रहा, तो डिजेनरेशन स्टार्ट होगा। अगर किसी को खाना पीना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो मरते जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, ठीक। और इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है, पेल येलो कलर होता है, ठीक है, पेल येलो कलर। ब्लड सप्लाई इज रिच इन पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। द फाइब्रॉइड स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। आउटर जो कवरिंग होता है सूडो मेम्ब्रेन पाया जाता है। देखिए ये मेरे पास फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड का ये क्या है, पेरिफेरल ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, ठीक है। और सूडो जो मेम्ब्रेन होता है वो कौन सा होता है, जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग सूडो मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। देखिए केवल पेरिफेरल पार्ट में ही ब्लड सप्लाई होता है। कहाँ पे, पेरिफेरल पार्ट में ही ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए सेंटर पर डिजेनरेशन स्टार्ट होता है, मतलब सेंटर पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसके देखिए फाइब्रॉइड के रिस्क क्या है, मतलब किस किस में फाइब्रॉइड होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है।
फाइब्रॉइड किस किस में ज़्यादा चांस होने का वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि फाइब्रॉइड जो होता है, फाइब्रॉइड जिसका एज ग्रुप 35 to 45 होगा, मतलब ज़्यादा एज ग्रुप वाले को ज़्यादा चांस होता होगा, ठीक है। ज़्यादा एज ग्रुप वाले को क्या होगा, ज़्यादा चांस होगा होने का, ठीक। और फाइब्रॉइड जो होता है एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, मतलब कि जितना एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहेगा फाइब्रॉइड का जो साइज होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो और फाइब्रॉइड का जो लेवल होता है ये डिपेंड सीधे करता है एस्ट्रोजन पर। तो पहला अब हम लोग क्या करें, एज ग्रुप कितना 35 to 45 ईयर्स, ठीक है। और एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। दूसरा बात कि जब एस्ट्रोजन, देखिए अगर एस्ट्रोजन लेवल ब्लड में, अगर बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि फाइब्रॉइड का जो साइज होगा, फाइब्रॉइड साइज क्या होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ब्लड में अगर एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करेगा तो फाइब्रॉइड साइज इंक्रीज करेगा, ठीक। तो अब देखिए दूसरी बात कि ओबेसिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओबेसिटी इट इज़ द रिस्क ऑफ फाइब्रॉइड्स। देखिए अगर ओबेसिटी है तो वो फाइब्रॉइड के रिस्क को ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ फाइब्रॉइड, जितना ज़्यादा मोटापा रहता है उतना ज़्यादा फाइब्रॉइड होने का चांस होता है, ठीक है। तो फाइब्रॉइड में ओबेसिटी के केस में फाइब्रॉइड का होना, मतलब सोचिए कि अगर कोई मोटा है तो उसमें फाइब्रॉइड होना ही होना है, मतलब मैक्सिमम चांस होता है। अगर जो वोमेन नली पैरा है तो उसमें भी फाइब्रॉइड होने का चांस होता है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या हम लोग पढ़े, एज ग्रुप कितना 35 to 45 ईयर्स। और फाइब्रॉइड जो होता है एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। फाइब्रॉइड जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन अगर बढ़ता है तो फाइब्रॉइड का साइज बढ़ता है। ओबेसिटी हम लोग देखें कि ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ओबेसिटी इंक्रीज होता है, अगर ओबेसिटी रहता है तो क्या होता है, फाइब्रॉइड भी रहता है, ठीक। तो फाइब्रॉइड बढ़ता है। और नली पैरा जो औरत कभी बच्चे को जन्म नहीं दी हो उसमें भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा है किसका, फाइब्रॉइड का। अब देखिए इसका सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम में पहले कि फाइब्रॉइड एसिम्टोमेटिक होता है। क्या होता है, फाइब्रॉइड एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। फाइब्रॉइड जो क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक्स। फाइब्रॉइड कैसे होता है, एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। जनरली फाइब्रॉइड के केस में सिम्टम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा सिम्टम है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल जो होता है एबनॉर्मल होगा है, ठीक है। या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है या तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। देखिए एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया। क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया किसको बोलेंगे, मेनोरेजिया टर्म कहाँ यूज करेंगे, जहाँ एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा उसको मेनोरेजिया बोलेंगे, ठीक है। और पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन उसको क्या बोलेंगे, डिसमेनोरिया, ठीक है। देखिए नॉर्मली ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरे पीरियड में कितना ब्लीडिंग होता है, 80 ml ब्लीडिंग होता है, ठीक है। कितना होता है, 80 ml ब्लीडिंग होता है। अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो मेनोरेजिया के कैटेगरी में उसको रखेंगे, ठीक है। और बैक पेन होगा, प्रेगनेंसी लॉस होगा। एक चीज़ देखिए, फाइब्रॉइड जब मान लीजिए ये मेरा यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस में अगर कोई फाइब्रॉइड आता है तो हम लोग का यूट्रस क्या समझ लेता है, उसको फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस में आएगा तो हम लोग का यूट्रस क्या समझ लेगा, फॉरेन पार्टिकल समझ लेगा, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल समझकर उसको बोलेगा अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन को बाहर भागाओ। तो उसके लिए क्या करेगा, यूट्रस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, एबॉर्शन मतलब प्री प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइब्रॉइड क्या हो जाएगा, उसको हम लोग का बॉडी यूट्रस क्या है मान लेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है और उसको निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए यूट्रस में अगर पहले से कोई फाइब्रॉइड है, मान लीजिए कि ये यूट्रस है, ठीक है, और यहाँ पर आकर इम्प्लांटेशन होता, कहाँ पे, यहाँ पर मान लीजिए इम्प्लांटेशन होता, ठीक है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर पहले से ही अगर फाइब्रॉइड है तो आएगा इम्प्लांटेशन होने जाइगोट तो कहाँ करेगा, क्योंकि इसके जगह पे तो कोई और बैठ गया है, तो क्या करेगा, यहाँ ना इम्प्लांटेशन होकर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब डिस इम्प्लांटेशन जाइगोट का हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि जाइगोट क्या होता है, तो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम मिलकर जो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम मिलकर जो बनता है जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी फाइब्रॉइड है, तो ये जाइगोट कहाँ अगर अपना इम्प्लांटेशन करेगा तो तब क्या हो जाएगा, डिस इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। उसी तरह सेम जो प्लेसेंटा के भी केस में होता है, ठीक है। प्लेसेंटा मान लीजिए कि यहाँ ग्रोथ करेगा अपना प्लेसेंटा, यहाँ प्लेसेंटा ग्रोथ करता है, ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटा ग्रोथ करता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर फाइब्रॉइड है, तो कैसे वो ग्रोथ करेगा, नहीं कर पाएगा, तो सेम वैसा भी होता है, ठीक। तो प्लेसेंटा सही ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा फाइब्रॉइड की वजह से, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर जहाँ फाइब्रॉइड होगा तो आसपास पड़ोसी को क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर सिम्टम्स कहाँ कहाँ लगाता है, ठीक है। तो फाइब्रॉइड की वजह से आसपास प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, फाइब्रॉइड की वजह से आसपास प्रेशर लगेगा ही। अगर नर्व पर प्रेशर लगता है तो क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, नर्व पर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, पेन होगा। अगर ब्लड वेसल्स या लिम्फ नोड्स पर प्रेशर लगता है तो इडिमा होता है, मतलब उसमें से थोड़ा सा क्या होता है, रिसाव होता है, मतलब निकलता है, और क्या वहाँ पर इडिमा हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है, तो इडिमा हो जाता है या वेरिकोसिटी हो जाएगा, ठीक है, जैसे साइन आएगा। अगर ब्लड वेसल्स या लिम्फ नोड्स में अगर प्रेशर लगेगा तो इडिमा होगा, वेरिकोसिटी जैसे साइन आएगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, देखिए एलिमेंट्री कैनाल पर अगर प्रेशर लगेगा तो इससे क्या हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा लग गया तो मान लीजिए कि जो भी मान लीजिए कि जैसे इंजाइम्स है तो इंजाइम्स अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, खाना अच्छे से पच नहीं पाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वही मान लीजिए यूरिनरी सिस्टम पर अगर प्रेशर लग गया तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन। अगर यूरिनरी सिस्टम पर लग गया प्रेशर तो क्या हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन मतलब यूरिन पास नहीं होगा सही ढंग से, ठीक है। अगर देखिए क्या होगा कि यूरिनरी ब्लेडर पे लग सकता है, यूरिनरी यूरेटर पे लग सकता है, यूरिथ्रा पे लग सकता है प्रेशर, तो क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, मतलब यूरिन पास नहीं होगा। देखिए सर्वाइकल फाइब्रॉइड से ही मोस्ट कॉमनली प्रेशर का सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली प्रेशर सिम्टम कहाँ देखने को मिलता है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड में मोस्ट कॉमनली प्रेशर सिम्टम देखने को मिलता है। अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या देखना है कि मैनेजमेंट देखिए दो तरह का होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट होगा या तो सर्जिकल मैनेजमेंट। मान लीजिए मेडिकल मैनेजमेंट दवा से यानी मेडिसिन से किसी का सही नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अगर दवा से नहीं सही हो पाएगा तब ना उसका सर्जरी करेंगे, तो उसको सर्जिकल मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग करते क्या क्या है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट देंगे, क्या देंगे, एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट या एस्ट्रोजन ब्लॉकर देंगे, ठीक है। ब्लॉकर मतलब एस्ट्रोजन इनिबिटर देंगे। देखिए एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट का होता है एरोमेटेज इनिबिटर होता है, मतलब एस्ट्रोजन इनिबिटर ही होता है, ठीक है। और GnRH हार्मोन देंगे, बाहर से क्या देंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देंगे, ठीक है। अभी जस्ट इसको आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहले इसको एक बार ऊपर से ऊपर ओवरव्यू देख लीजिए, इसके बाद पढ़ते हैं। देखिए अब सर्जिकल, मान लीजिए मेडिकल मैनेजमेंट से मेरा सही नहीं हो पाया, मेडिकल मैनेजमेंट से क्या हुआ, सही नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, अब सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में भी 3 प्रकार करेंगे, मायोलाइसिस करेंगे, ठीक है। मायोलाइसिस क्या होता है, देखिए हीट और टेम्परेचर की वजह से हीट और टेम्परेचर अप्लाई करके फाइब्रॉइड को नष्ट करते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, मायोलाइसिस। क्या बोलेंगे, मायोलाइसिस। हीट और टेम्परेचर अप्लाई करके फाइब्रॉइड को नष्ट करना यानी डैमेज करना, डेट इज कॉल्ड मायोलाइसिस। इसके बाद हिस्टेक्टोमी करेंगे, मान लीजिए फाइब्रॉइड चारों तरफ फैलेगा तो उसके लिए यूट्रस को ही निकाल देंगे, डेट इज कॉल्ड द हिस्टेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस, डेट इज कॉल्ड द हिस्टेक्टोमी। इसके बाद होता है मायोमेक्टोमी, ठीक है। मायोमेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ मायोमेक्टोमी। देखिए अब क्या होता है मायोमेक्टोमी में
वेजाइनल मायोमेक्टोमी करेंगे या हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी करेंगे या एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी करेंगे या लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी करेंगे, ठीक है। ये अभी चारों आगे देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले मेडिकल मैनेजमेंट, इसके बाद सर्जिकल करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, पता है ना। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और वो एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाकर काम करता है, एक जाकर काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। पिट्यूटरी के कौन से हिस्से पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से निकला क्या, हाइपोथैलेमस से निकला GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जाकर काम कहाँ किया है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया। और एंटीरियर पिट्यूटरी किस पे से काम करेगा, तो ये क्या निकलेगा, यहाँ से FSH निकलेगा और LH निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, FSH निकलेगा और LH निकलेगा, ठीक है। FSH क्या काम करेगा, FSH क्या काम करेगा, ये जाकर ओवरी पर काम करेगा, और ओवरी पे काम करेगा क्या निकाल देता है, एस्ट्रोजन निकाल देता है। क्या निकाल देता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ओवरी पे काम करके क्या निकालता है, एस्ट्रोजन निकालता है। और आपको पहले ही बताए थे कि एस्ट्रोजन का अगर लेवल बढ़ता है तो फाइब्रॉइड होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ही फाइब्रॉइड के ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा था, तो हम लोग पीछे देखें, हम लोग के बॉडी में GnRH जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो कैसे निकलता है, पल्सेटाइल मैनर में रिलीज होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा आया फिर रुक गया, फिर थोड़ा आया फिर रुक गया, ठीक है। ये पल्सेटाइल मैनर बोलते हैं, ठीक है। पल्सेटाइल मैनर क्या होता है, देखिए पल्सेटाइल मैनर थोड़ा आया फिर रुक गया, फिर थोड़ा आया, ठीक है, फिर रुक गया, फिर थोड़ा आया फिर रुक गया, फिर थोड़ा आया फिर रुक गया, ठीक है। इसको पल्सेटाइल मैनर बोलेंगे। तो हम लोग बॉडी में ये पल्सेटाइल मैनर में नेचुरली ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे कि हम इसको आर्टिफिशियल मैनर में देंगे, आर्टिफिशियल देंगे और कंटिन्यूअस मैनर में देंगे। आर्टिफिशियल तो देंगे ही, और कैसे देंगे, कंटिन्यूअस मैनर में देंगे। कैसे देंगे, कंटिन्यूअस, हम लगातार देंगे। लगातार देने से क्या होगा, देखिए हम लोग पल्सेटाइल देते थे तो क्या होता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड को करता था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहाँ से FSH LH निकलता था, और LH FSH क्या करता था, निकलता था ना LH और FSH इंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से, इंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये जहाँ काम करता था कहाँ, ओवरी पे, ठीक है। ये कहाँ काम करता था, ओवरी पे। और ओवरी से क्या निकल जाता था, ओवरी से निकलता था आपको एस्ट्रोजन, निकलता था ना एस्ट्रोजन। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पल्सेटाइल मैनर ना देकर इसको कंटिन्यूअस मैनर देंगे। कंटिन्यूअस मैनर देने से क्या होता है ना कि एक टाइम ऐसा आएगा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर इनसेंसिटिव हो जाएंगे, जिससे एस्ट्रोजन बनने से ही रोक जाएगा, ठीक है। अब सोचिए कि जो हाइपोथैलेमस निकालता था GnRH, यहाँ लिखता हूँ, हाइपोथैलेमस निकालता था क्या, हमारा GnRH, ठीक है। और ये GnRH कहाँ काम करता था, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। कहाँ काम करता था, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता था LH एंड FSH निकलता था ना, LH और FSH। और FSH कहाँ काम करता था, ओवरी पे। कहाँ काम करता था, ओवरी पे, ठीक है। और ओवरी से क्या निकाल देता था, एस्ट्रोजन। क्या निकाल देता था, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो एस्ट्रोजन निकल जाता था, हम क्या करेंगे कि इसको पल्सेटाइल मैनर में ना देके अब इसको हम कंटिन्यूअस मैनर में देंगे, जो कि आगे का सारा प्रोसेस ही रुक जाएगा, ठीक है। आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं, इससे क्या होगा कि एस्ट्रोजन निकलेगा ही नहीं। जब एस्ट्रोजन निकलेगा ही नहीं तो क्या होगा कि उस लेडी में फाइब्रॉइड का बनना रुक जाएगा, मतलब साइज़ कम होने लगेगा। देखिए मेडिकल मैनेजमेंट किसको करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट उस लेडी को करते हैं जिसका एज यंग हो, ठीक है। यंग एज फीमेल को हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, यंग एज वाले, मान लीजिए जिसको फैमिली प्लानिंग करना है, ठीक है, तो उसको सर्जरी नहीं करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट ही करेंगे। सर्जरी करने से रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को फैमिली चाहिए, अभी बच्चा चाहिए, ठीक है, तो उसको लिए हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा कि जिसको सर्जरी कंट्रा इंडिकेटेड हो, क्या हो, सर्जरी कंट्रा इंडिकेटेड, मतलब जिसको सर्जरी माना हो, ठीक है। सर्जरी के लिए जो लेडी डिनाई
डिनाई करें, मतलब सर्जरी से जिस औरत को, जिस लेडी को डर लग रहा है उसको भी हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट किस किस को करेंगे, जो यंग एज फीमेल हो, जिसको सर्जरी कंट्रा इंडिकेटेड हो, या जो लेडी सर्जरी से डर रही हो, यानी डिनाई करिए। प्रायर टू सर्जरी, देखिए अगर सर्जरी से पहले भी हम लोग सर्जरी से पहले भी क्या करते हैं हम लोग, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मान लीजिए ये मेरा पहले इसका ये फाइब्रॉइड है, पहले इतना इसका बड़ा साइज़ था, तो हम क्या करेंगे कि इस पे हम लोग मेडिसिन चलाएंगे, ठीक है। मेडिसिन चलाएंगे, मेडिसिन चलाने से क्या होगा कि इसका साइज़ छोटा हो गया। अब देखिए, तो पहले इतना बड़ा था, पहले कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, अब इसका साइज़ छोटा हो गया। देखिए अब इसको निकालना आसान है ना। पहले क्या था कि इसको बहुत बड़ा साइज़ था, इसको निकालने के लिए सोचना पड़ता। अब क्या इसका साइज़ छोटा होगा तो इसको सर्जरी करके अब आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रायर टू सर्जरी से पहले भी इसका साइज़ छोटा करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मायोमेक्टोमी में यूट्रस मायोमेट्रियम, और अच्छा हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया, अब क्या स्टार्ट किए हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या स्टार्ट किए हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब क्या स्टार्ट किया हम लोग, सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट पहले मायोमेक्टोमी देखते हैं, ठीक है। अगर देखिए यूट्रस के मायोमेट्रियम वाले लेयर जहाँ फाइब्रॉइड है उसको कट कर लेंगे, बाकी लेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मायोमेक्टोमी, ठीक है। तो मायोमेक्टोमी को बोलेंगे यूट्रस के मायोमेट्रियम वाले लेयर को, जिससे मान लीजिए कि यूट्रस का 3 लेयर होता है ना, यूट्रस का 3 लेयर, ठीक है। बाहर वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला आपको इंडोमेट्रियम। तो अगर मायोमेट्रियम जो लेयर है, मायोमेट्रियम लेयर है, अगर उसमें अगर फाइब्रॉइड है तो उसको काट के निकाल देंगे, तो उसको मायोमेक्टोमी मायोमेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हिस्टेरेक्टोमी, देखिए हिस्टेरेक्टोमी वहाँ प्रिफर्ड किया जाता है जहाँ यूट्रस के कुछ भाग में फाइब्रॉइड फैल चुका है, मतलब एक से ज़्यादा फाइब्रॉइड हो चुका है। देखिए यूट्रस के 3 लेयर होता है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। अगर मायोमेट्रियम हो तो मायोमेट्रियम निकाल के हटा देंगे। अगर मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम हर जगह फैल गया है, मतलब बहुत जगह फैल गया है, तो क्या करेंगे, यूट्रस से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुड़ी, ठीक है। आपके पास यूट्रस रहेगा तब तो फाइब्रॉइड बढ़ेगा। हम यूट्रस को ही काट के निकाल देते हैं, ठीक है, तो फाइब्रॉइड बढ़ने का कुछ चांस नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए फाइब्रॉइड किस जगह पर है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे निकाला जाए, ठीक है। अगर फाइब्रॉइड सर्विक्स में है तो उसको वेजाइना के थ्रू हटाएंगे और उसको क्या बोलेंगे, वेजाइनल मायोमेक्टोमी। क्या बोलेंगे, वेजाइनल मायोमेक्टोमी, ठीक है। अब देखिए हिस्टेरेक्टोमी मायोक्टोमी, देखिए हिस्टेरोस्कोपिक मायोक्टोमी, हिस्टेरोस्कोपिक, ठीक है। हिस्टो मतलब यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस। स्कोप मतलब कैमरा, ठीक है। अगर यूट्रस के अंदर स्कोप यानी कैमरा डाला जाए और फाइब्रॉइड को विजुअलाइज करके उसको निकाल दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे, हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी, ठीक है। इसके बाद होता है एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी। देखिए एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि लेडी के एब्डोमेन पर एक कट लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, लेडी के एब्डोमेन वाले पार्ट पर कट लगाते हैं, और वहाँ से एब्डोमेन से होते हुए कहाँ हम जाएंगे, यूट्रस तक जाएंगे, ठीक है। और यूट्रस को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे और वहाँ से फाइब्रॉइड रिमूव करेंगे, क्योंकि फाइब्रॉइड कहाँ है, यूट्रस में ही है, तो वहाँ से यूट्रस के फाइब्रॉइड को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी, ठीक है। क्या आता है, लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी, ठीक है। देखिए इसके अंदर एक लैप्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। लैप्रोस्कोप का यूज किया जाता है। लैप्रोस्कोप में जनरली कितने छेद होते हैं, 3 छेद होते हैं, ठीक है। एक छेद से लाइट सोर्स और कैमरा डाला जाता है, ठीक है। दूसरे सोर्स से क्या डालते हैं हम लोग, दूसरे सोर्स, एक सोर्स से लाइट, दूसरे सोर्स से कैमरा, और तीसरे सोर्स से हम लोग क्या डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि लाइट सोर्स और कैमरा सोर्स दोनों एक ही छेद से डाल दिया जाता है, ठीक है। और मिनिमम कट के साथ, मिनिमम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के साथ सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मिनिमम कट के साथ और मिनिमम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के साथ सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, ताकि उसको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है।
देखिए इसके बाद आता है एक बेनिज मायोमेक्टोमी स्क्रू और एक बेनिज मायोमेक्टोमी क्लैंप आता है, ठीक है। देखिए बेनिज मायोमेक्टोमी स्क्रू क्या होता है, देखिए ये बेनिज मायोमेक्टोमी स्क्रू हम लोग का हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये जो नुकीला दिख रहा है ना, इसको फंसा दिया, देखिए इसको पकड़ के और इसको अंदर डाला जाता है और इसको घुमाया जाता है और इसमें फंस जाता है तो निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, बेनिज मायोमेक्टोमी स्क्रू। एक किस लिए होता है, खींचने के लिए, ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, ट्रैक्शन के लिए होता है, खींचने के काम में आता है, ठीक है। देखिए बेनिज मायोमेक्टोमी क्लैंप क्या होता है, देखिए बेनिज मायोमेक्टोमी क्लैंप पे हुआ, इसमें ना दो पाया जाता है, ठीक है, और ये आगे वाला हिस्सा थोड़ा इसको उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको फोटो देखकर पहचानिएगा। तो बेनिज मायोमेक्टोमी क्लैंप ये भी क्या होता है कि फाइब्रॉइड के आर्टरी को क्लैंप करते हैं ताकि फाइब्रॉइड को निकाले तब मिनिमम ब्लड लॉस हो, ठीक है। तो ये भी बेनिज मायोमेक्टोमी क्लैंप किस लिए काम आता है कि फाइब्रॉइड को निकालने के लिए, ठीक है। फाइब्रॉइड के आर्टरीज को क्लैंप करते हैं ताकि फाइब्रॉइड को निकाले तब मिनिमम ब्लड लॉस हो, ठीक है। अब डायग्नोसिस इवेल्युएशन ऑफ फाइब्रॉइड देखते हैं, ठीक। इसका डायग्नोसिस क्या रहेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस इवेल्युएशन ऑफ फाइब्रॉइड, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे और MRI कर लेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से हम लोग का पता चलेगा कि फाइब्रॉइड है या नहीं, ठीक है। MRI से क्या चलता है कि इसमें स्टिफनेस क्या है क्या नहीं है, क्योंकि MRI जो होता है महंगा टेस्ट होता है और ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इफेक्ट से होता है ना। तो इसको क्या होता है कि मतलब 3D इमेज दिखता है, कैसा दिखता है इमेज इसमें 3D, ठीक है। तो हर तरह से पता चल जाता है MRI से, ठीक है। तो USG करेंगे यानी अल्ट्रासाउंड और MRI कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन होता है, देखिए यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन, यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन होता क्या है, यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन ये भी एक तरह का क्या होता है, मैनेजमेंट ही होता है, ठीक है, जो आजकल यूज किया जाता है। यह भी एक तरह का मैनेजमेंट होता है जो आजकल यूज किया जाता है। देखिए नॉर्मली तो हम लोग आगे पीछे देख लिए थे, ठीक है। अभी आजकल ट्रेन में चला है, ट्रेन में देखिए फीमोरल आर्टरी से होते हुए इंटरनल इलियक आर्टरी पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इंटरनल इलियक आर्टरी पे। इंटरनल इलियक आर्टरी से कहाँ जाएंगे, यूट्राइन फाइब्रोइड आर्टरी पे, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी पर। यूट्राइन आर्टरी में इंटर करेंगे, फिर देखेंगे कि यूट्रस के किस भाग में, यूट्रस के किस भाग में फाइब्रॉइड ग्रो कर रहा है, उस फाइब्रॉइड को, उस आर्टरी को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, तो बिना ब्लड के क्या हो जाएगा, वो डिजेनरेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ को ब्लड जरूरी है, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है, इंटरनल इलियक आर्टरी से पहले देखिए, पहले फीमोरल आर्टरी, ठीक है, फीमोरल आर्टरी से कहाँ जाता है, इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी से कहाँ जाना है हम लोग के पास, यूट्राइन फाइब्रॉइड के पास, यूट्राइन आर्टरी के पास, यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी में देखेंगे कि वहाँ क्या है, फाइब्रॉइड है। जिस आर्टरी में फाइब्रॉइड होगा उस आर्टरी को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड जाएगा नहीं, जब ब्लॉक जाएगा नहीं तो उसका फाइब्रॉइड का क्या हो जाएगा, डिजेनरेशन। तो फाइब्रॉइड बिना ब्लड के क्या हो जाता है, डिजेनरेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन फीमेल पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, यूट्राइन फाइब्रॉइड, क्या लिखना है, यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन फीमेल क्या लिखना है आपको, ये यूट्राइन फाइब्रॉइड। और मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर इन फीमेल वो भी यूट्राइन फाइब्रॉइड लिखना है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन फीमेल कौन सा हुआ, यूट्राइन फाइब्रॉइड। अब मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर इन फीमेल कौन हुआ, वो भी यूट्राइन फाइब्रॉइड, ठीक है। अब देखिए इसका डिजेनरेशन पढ़ लेते, ठीक है। डिजेनरेशन हालांकि बीच में ही पढ़ना है, लेकिन आपको लास्ट में इसलिए बताया ताकि उधर पढ़ लीजिएगा तो इधर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए फाइब्रॉइड एक तरह से नहीं होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं मतलब वैसे ही अपना शेप में नहीं रहता। कई बार इसमें क्या होता है, डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिजेनरेशन देखने को मिलता है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे रेड डिजेनरेशन, हाईलाइन डिजेनरेशन, सिस्टिक डिजेनरेशन, फैटी, कैल्सीफाइड। जो कैल्सीफाइड डिजेनरेशन होता है ना, सिर्फ यही एक कैल्सीफाइड डिजेनरेशन एक ऐसा होता है जिसमें डिजेनरेशन किनारों से स्टार्ट होता है, यानी पेरिफेरल पार्ट से होता है, पेरिफेरल पार्ट से क्या होता है, डिजेनरेशन होता है। बाकी सब में सेंट्रल डिजेनरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल में ब्लड नहीं जाता है तो वहाँ से डिजेनरेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कैल्सीफाइड में आपको पेरिफेरल डिजेनरेशन होता है, ठीक है। चलिए अब रेड डिजेनरेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए
आ गया रेड डिजेनरेशन। रेड डिजेनरेशन आपको सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है रेड डिजेनरेशन। और ये कैसे कलर का होता है? डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो ब्लड होता है जब उसका थ्रोम्बस बनेगा, मतलब थक्का हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो आरबीसी जब टूटेगा ना, डिजेनरेशन में तो टूटता ही है ना, तो जब डिजेनरेशन होगा तो आरबीसी क्या होगा? टूटेगा। आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। वो पिगमेंट रिलीज होगा कहाँ? इसका आउटर सरफेस पर, जिसके कारण रेड डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब सेंटर से डिजेनरेशन होता है तब ब्लड को थ्रोम्बस बना है तो टूटेगा, तो जब डिजेनरेशन होगा तो ब्लड टूटेगा तो आरबीसी टूटेगा, उसको रेड कलर का पिगमेंट निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आउटर सरफेस पर आएगा, जिसके कारण क्या होगा? रेड डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। और रेड डिजेनरेशन में एक्यूट पेन होता है। एक्यूट पेन मतलब एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, मेलेज मतलब होता है थकान, ठीक है। और इसमें क्या होगा? मिलेज क्या होगा? थकान, ठीक है। पेशेंट को थकान महसूस होगा, उस औरत को कैसा महसूस होगा? थकान, वोमिटिंग भी होगा, नोजिया भी होगा, ठीक है। और इसका कलर गंध कैसा रहेगा? दुर्गंध होता है, फीसी ओडोर पर, ठीक है। कैसा होता है? फीसी ओडोर, सड़ी हुई मछली की तरह इसका गंध आता है, ठीक है, रेड डिजेनरेशन का। इसके बाद होता है हाईलाइन डिजेनरेशन जो होता है मोस्ट कॉमन डिजेनरेशन होता है। पूछेगा कि मोस्ट कॉमन डिजेनरेशन फाइब्रॉइड में कौन सा होता है, तो आपको क्या लिखना है? हाईलाइन डिजेनरेशन, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है? मोस्ट कॉमन डिजेनरेशन कौन सा होता है आपको? हाईलाइन डिजेनरेशन। और इसका जो टिश्यू होता है ना, ये ट्रांसलूसेंट टिश्यू होता है। तो किस डिजेनरेशन में ट्रांसलूसेंट टिश्यू देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलेगा? हाईलाइन डिजेनरेशन में, ठीक है। ट्रांसलूसेंट टिश्यू किस में देखने को मिलता है? हाईलाइन डिजेनरेशन में। देखिए, एक होता है ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला सा दिखता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिस्टिक डिजेनरेशन क्या होता है? देखिए, जो सिस्टिक डिजेनरेशन होता है ये पोस्ट मेनोपॉज वाले लेडी को देखने को मिलता है। क्या हम देखने को मिलता है? पोस्ट मेनोपॉज वाले लेडी में देखने को मिलता है। इसमें लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है। तो सिस्टिक डिजेनरेशन की बातें हम लोग को याद रखना है। क्या बात याद रखना है? कि ये पोस्ट मेनोपॉज वाले लेडी को देखने को मिलता है और इसमें लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यू किस डिजेनरेशन में देखने को मिलता है? आपको क्या लिखना है? सिस्टिक डिजेनरेशन और पोस्ट मेनोपॉज वाले लेडी में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद होता है फैटी डिजेनरेशन जो होता है फैट डिपोजिशन होता है, और मतलब एडिपोज टिश्यू डिपोजिशन होता है। और एक आता है कैल्सिफाइड डिजेनरेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क मार लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ना देखिए, सब में ना सेंट्रली डिजेनरेशन होता था, मतलब जो डिजेनरेशन सबका सेंट्रल से होता था, लेकिन इसका सिर्फ पेरिफेरल पार्ट से होता था, ठीक है। देखिए, दिस डिजेनरेशन स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी ग्रेजुअली प्रोग्रेस टुवर्ड सेंटर। देखिए, ये मेरे पास फाइब्रॉइड हुआ, ठीक है, फाइब्रॉइड हुआ, तो पहले डिजेनरेशन कहाँ से स्टार्ट होता था? सेंटर से। लेकिन इस कैल्सिफाइड डिजेनरेशन में कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से। और किधर की ओर जाएगा? सेंटर की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ जाएगा। ओनली यही ऐसा डिजेनरेशन है जो पेरीफेरी डिजेनरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, फाइब्रॉइड की जो चेंजेस होता है एट्रोफी मतलब क्या होता है? सेल का श्रिंक हो जाना, छोटा हो जाना, उसी को एट्रोफी। मान लीजिए ये पहले मेरा सेल था, अब इस सेल का क्या हुआ? छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एट्रोफी होगा। मतलब सेल में क्या हो जाता है? एट्रोफी, उसको बोलते हैं सेल श्रिंक हो जाना, डेट इज कॉल्ड एट्रोफी। इसके बाद डिजेनरेशन जो हम लोग ऊपर जस्ट देखे, ठीक है। देखिए, फाइब्रॉइड क्या होता है? चेंज होकर मैलिग्नेंस भी कभी कभी बन जाता है। फाइब्रॉइड चेंज होकर क्या हो जाता है? एट्रोफी हो जाता है। फाइब्रॉइड चेंज होकर डिजेनरेट हो जाता है। फाइब्रॉइड चेंज होकर कभी कभी मैलिग्नेंस ट्यूमर बना लेता है। देखिए, शुरुआत में बताए थे दो तरह के ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंस होता है, एक बिनाइन होता है। देखिए, वैसे तो ये बहुत कम चांस होता है, वेरी लेस चांस, ठीक है। क्या है? वेरी लेस चांस है कि आपको क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, लेकिन 0.2 से 0.5% ही सिर्फ चांस है कि ये आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिले। देखिए, फाइब्रॉइड बिनाइन ट्यूमर होता है, ये तो आपको बताए थे ना कि
ना कि मैलिग्नेंसी होता है, ठीक है, लेकिन यह कभी कभी मैलिग्नेंट की तरह काम करने लगता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।